हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल तरुण एजुकेशन सेंटर में। फ्रेंड्स, आज हम लोग ज्योग्राफी को पढ़ना स्टार्ट करेंगे। जैसा कि आप सभी को पता है कि ज्योग्राफी एक ऐसा सब्जेक्ट है जो सारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आता ही आता है। कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम ऐसा नहीं होता है जिसमें ज्योग्राफी से रिलेटेड क्वेश्चन आपको देखने को न मिले। फ्रेंड्स, इसे हम लोग एकदम बेसिक लेवल से स्टार्ट करेंगे और डे बाई डे हाई लेवल तक कंप्लीट इसका अध्ययन करेंगे और इसे हम लोग इस तरीके से समझते हुए पढ़ेंगे कि दोबारा कभी इसे आपको पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो चलिए फ्रेंड्स, ज्योग्राफी को पढ़ना हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम लोग अर्थ के शेप से स्टार्ट करेंगे। अगर मैं पूछूं कि अर्थ का शेप कैसा होता है तो ज़्यादातर लोगों के दिमाग में सबसे पहले यही बात आएगी कि अर्थ जो है वो गोल है, या फिर कोई सोचेगा कि अर्थ जो है संतरे की तरह है, या इन दोनों के अलावा अगर कोई सोचेगा तो ये सोचेगा अर्थ जो है अंडे की तरह है। ठीक है फ्रेंड्स, जबकि ऐसा कुछ नहीं है। अर्थ ना ही गोल है, ना ही संतरे की तरह है और ना ही अंडे की तरह है। तो सवाल ये उठता है तो आखिर अर्थ है कैसा। ठीक है, तो आइए जानते हैं कि अर्थ कैसा है। ठीक है, कहीं से अर्थ जो होता है वो धंसा हुआ है, तो कहीं से उठा हुआ है, तो कहीं से समतल है। ठीक है, अर्थ एक समान नहीं है, टेढ़ा मेढ़ा है। जो धंसा हुआ हिस्सा है वहाँ पर समुद्र है, तालाब है, झील है। ठीक है, और जो उसका उठा हुआ हिस्सा है वहाँ पर पठार हैं, पर्वत हैं। ठीक है, इस प्रकार से उसकी टेढ़ी मेढ़ी आकृति है अर्थ की। ठीक है, तो सवाल ये उठता है कि अर्थ की इस टेढ़ी मेढ़ी आकृति को क्या कहा जाता है। तो अर्थ की इस टेढ़ी मेढ़ी आकृति को बोला जाता है जियोड। ठीक है, और इसी जियोड से बना है हमारा जियोग्राफी। आई होप अर्थ के शेप से के बारे में आपको समझ में आ गया होगा कि अर्थ का शेप कैसा है। तो अर्थ का शेप जियोड है। ठीक है, चलिए अब हम देखेंगे कि कंप्लीट ज्योग्राफी पढ़ने के लिए हम लोग कौन कौन से टॉपिक को पढ़ेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग टॉपिक्स देख लेते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, सबसे पहले हम लोग एस्ट्रोनॉमी को कवर करेंगे, उसके बाद टोपोग्राफी को कवर करेंगे, उसके बाद जियोलॉजी को कवर करेंगे, उसके बाद जियोग्राफी पढ़ेंगे जिसमें इंडियन ज्योग्राफी पढ़ेंगे, फिर वर्ल्ड ज्योग्राफी पढ़ेंगे। तो आज हम लोग सबसे पहले एस्ट्रोनॉमी को स्टार्ट करेंगे। तो चलिए एस्ट्रोनॉमी के बारे में देखते हैं। फ्रेंड्स, एस्ट्रोनॉमी जो है वो एक इंग्लिश का शब्द है। ठीक है, कैसा शब्द है? तो ये एक अंग्रेजी का शब्द है। ठीक है, एस्ट्रोनॉमी को हिंदी में बोलते हैं खगोल विज्ञान। ठीक है, इसमें क्या होता है? ब्रह्मांड का अध्ययन किया जाता है। ब्रह्मांड क्या है? तो जितने भी आकाशीय पिंड आपको दिखाई देते हैं वो सारे ब्रह्मांड के ही अंतर्गत आते हैं। ठीक है, उन सारे का चीज़ों का अध्ययन जो है वो एस्ट्रोनॉमी में किया जाता है। एस्ट्रोनॉमी को रशियन भाषा में कॉस्मोलॉजी बोला जाता है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन पूछता है कि एस्ट्रोनॉमी को रशियन भाषा में क्या कहते हैं। तो एस्ट्रोनॉमी को रशियन भाषा में कॉस्मोलॉजी बोला जाता है। ओके फ्रेंड्स, अगर मैं पूछूं कि आकाश में देखने पर आपको सबसे ज़्यादा क्या दिखाई देता है, तो जाहिर सी बात है आपका जो जवाब होगा वो यह होगा कि तारे दिखाई देते हैं। ठीक है, अगर तारों की बात करें तो उनकी संख्या कोई गिन नहीं सकता है, वो करोड़ों अरबों की संख्या में है। ठीक है, उन करोड़ों अरबों तारों में सन जो है वो सबसे हमारा नज़दीकी तारा है। ठीक है, तो चलिए आज सबसे पहले हम लोग तारों का ही अध्ययन करेंगे कि तारों का निर्माण कैसे होता है, उनका जीवन प्रक्रिया कैसे चलता है और लास्ट में उनका अंत कैसे होता है। ठीक है फ्रेंड्स, तो चलिए तारों के बारे में जानना हम लोग स्टार्ट करते हैं। देखिए फ्रेंड्स, आकाश में जो है वो गैस के गोले होते हैं जो बहुत दूर दूर होते हैं। हम कह सकते हैं गैस के कण होते हैं जो बहुत दूर दूर होते हैं। ठीक है, जब ये गैस के कण दूर दूर होते हैं तो इन्हें निहारिका बोला जाता है, या इंग्लिश में नेबुला बोला जाता है। ठीक है, जब यही गैस के कण क्या होते हैं, पास पास आ जाते हैं। देख रहे हैं यहाँ पर बहुत पास पास आ गए हैं, घने हो गए हैं। तो इस जब घने हो जाते हैं तो इन्हें तारा बोला जाता है। ठीक है, इनमें क्या हो जाता है, इनके पास पास आने के कारण घर्षण होता है और इनमें आग लग जाती है और ऊष्मा निकलने लगती है। ठीक है, तो इन्हें तारा बोला जाता है। इंग्लिश में इसे स्टार बोला जाता है। इसमें क्या होता है कि नाभिकीय संलयन अभिक्रिया होती है। ठीक है, नाभिकीय संलयन अभिक्रिया में क्या होती है, हाइड्रोजन जो होता है वो हीलियम में चेंज होता रहता है और उसके परिणाम स्वरूप बहुत ज़्यादा ऊष्मा निकलती है और साथ में प्रकाश भी निकलता है। इसके जो सतह का टेम्परेचर होता है वो 6000 डिग्री सेल्सियस के आसपास हो जाता है। ये इतना ज़्यादा हाई टेम्परेचर है कि जो इसमें ईंधन होते हैं वो प्लाज्मा अवस्था में चले जाते हैं। ठीक है, यानी इसमें ईंधन किस अवस्था में रहते हैं, तो प्लाज्मा अवस्था में रहते हैं। अगर कोई पूछेगा
कि तारे में जो ईंधन होता है वो किस अवस्था में होता है, तो आप गैस न बताइएगा। इसमें जो ईंधन होते हैं वो प्लाज्मा अवस्था में होते हैं। यह पदार्थ की चौथी अवस्था होती है जो सबसे गर्म अवस्था है। एक और पदार्थ की अवस्था होती है जिसे बोस-आइंस्टीन बोलते हैं। ठीक है, पदार्थ की पांचवी अवस्था बोस-आइंस्टीन है जो पदार्थ की सबसे ठंडी अवस्था होती है, तो इसे भी याद रखिएगा। ठीक है फ्रेंड्स, पदार्थ तारे का कुछ कलर भी होता है। ठीक है, तो तारे का जो कलर होता है वो इसके टेम्परेचर पर, पृष्ठ के टेम्परेचर पर डिपेंड करता है। ठीक है, पृष्ठ के टेम्परेचर के अनुसार ही तारों का कलर अलग अलग होता है। ठीक है, तो चलिए तारों के कलर के बारे में जानते हैं। तारे जो होते हैं, जिस तारे का टेम्परेचर अगर 6000 डिग्री के आसपास है, ठीक है, तो उसका जो कलर होगा वो लाल होगा। कैसा होगा? लाल होगा। ठीक है, जिस तारे का टेम्परेचर अगर 15000 20000 इस तरीके से है तो उसका कलर जो होगा वो सफ़ेद होगा। ठीक है, और जिस तारे का टेम्परेचर लाख में है उसका कलर नीला होगा। तो इस प्रकार से तारों का 3 कलर होता है, लाल, सफ़ेद, नीला। जिसका टेम्परेचर कम उसका लाल, उससे ज़्यादा अगर टेम्परेचर रहेगा तो सफ़ेद, और सबसे ज़्यादा अगर टेम्परेचर रहेगा तो नीला। ठीक है, ये किस पर डिपेंड करता है तारों का कलर? तो तारे के पृष्ठीय ताप पर। इसे भी याद रखिएगा, ये भी क्वेश्चन पूछता है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। अगर तारों का ईंधन जैसे जैसे ख़त्म होता है, ठीक है, तारे क्या क्या होता है, ईंधन डे बाय डे ख़त्म होता रहता है। जैसे दिन गुजरेंगे तारों का ईंधन कम होगा, और जब ईंधन कम होता है तो ईंधन कम होने पर इनका आकार जो होता है वो बढ़ने लगता है। ठीक है, देख सकते हैं आप यहाँ पर इसका आकार क्या हो गया है, बड़ा हो गया है। ठीक है, तो ईंधन ख़त्म होने पर आकार, तारों का जो आकार होगा वो बढ़ेगा, तो इसे हम बोलेंगे लाल दानव। इंग्लिश में बोला जाता है रेड जाइंट। ठीक है, इसके बाद क्या होगा, रेड जाइंट के बाद तारे या तो श्वेत वामन बनेंगे या अभिनव तारा। यह किस पर डिपेंड करता है? तारों के द्रव्यमान पर। अगर तारे का द्रव्यमान सन के द्रव्यमान के 1.44 या इसी को हम कह सकते हैं लगभग 1.5 गुना, यानी सन के द्रव्यमान के 1.5 गुना से अगर कम है, सन के द्रव्यमान के 1.5 गुना से अगर कम है, ठीक है, तो बनेगा श्वेत वामन। श्वेत वामन को इंग्लिश में वाइट ड्वार्फ बोला जाता है। यहाँ पर तारा अपनी आखिरी सांस लेता है। ठीक है, यानी हल्का हल्का चमकता है। इसे जीवाश्म तारा के नाम से भी जानते हैं। जब तारा कंप्लीट रूप से चमकना बंद कर देता है तो उसे बोला जाता है काला वामन, या इंग्लिश में इसे बोलेंगे ब्लैक ड्वार्फ। ठीक है, यहाँ पर तारा कंप्लीट रूप से चमकना बंद कर देता है। दूसरा कंडीशन है, ये एक कंडीशन हुआ। दूसरा कंडीशन अभिनव तारा कब बनेगा? जब तारे का द्रव्यमान सन के द्रव्यमान के 1.44 या इसी को 1.5 गुना कह सकते हैं कि सन के द्रव्यमान के 1.5 गुना से अगर क्या होगा, ज़्यादा होगा तो क्या बनेगा? अभिनव तारा बनेगा। ठीक है, अभिनव तारा को इंग्लिश में सुपरनोवा बोला जाता है। इसे विस्फोटक तारा या विस्फोटी तारा के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, अभिनव तारा में जब विस्फोट होता है तो 3 चीज़ें बन सकती हैं। या तो कोई तारा न्यूट्रॉन तारा बन जाएगा, कुछ पल्सर बन जाएंगे, कुछ क्वेसर बन जाएंगे। न्यूट्रॉन किसे कहेंगे? तो जिन तारों का आकार कुछ बड़ा होगा, विस्फोट के बाद जिन टुकड़ों के, जो तारे के कई सारे टुकड़े हो जाएंगे, तो जिन टुकड़ों का आकार बड़ा होगा वो न्यूट्रॉन तारे कहलाएंगे। जिनके पास चमक बची होगी उनको पल्सर कहेंगे। पल्सर बहुत तेज़ी से घूर्णन भी करता है, तो घूर्णन भी बहुत तेज़ होगा। ठीक है, जिसमें चुंबकीय क्षमता ज़्यादा होगी उसे क्वेसर कहेंगे। ठीक है, इतनी बातें आपने जान गए। इसके बाद क्या होगा, न्यूट्रॉन तारा जो है वो कुछ समय के बाद सिकुड़ने लगता है। ठीक है, और सिकुड़ने के बाद ये बन जाता है ब्लैक होल। ठीक है, सिकुड़ने पर इसकी डेंसिटी बहुत ज़्यादा हो जाती है। ठीक है, और डेंसिटी बहुत ज़्यादा हो जाती है तो उस तारे को बोला जाता है कि ये ब्लैक होल है। ठीक है, ये इतने ज़्यादा घना हो जाता है कि अपने से अंदर से प्रकाश को भी जाने नहीं देता है। और जब डेंसिटी बहुत ज़्यादा हो जाती है तो इसका गुरुत्वाकर्षण बल भी बहुत ज़्यादा हो जाता है। अगर कोई प्लेनेट इसके पास से अगर गुजरेगा तो उसे नष्ट कर देता है। ठीक है, अगर
ब्लैक होल के 1 चम्मच अगर मिट्टी लिया जाए तो उसका भार लगभग 10 हाथियों के भार के बराबर होता है। ठीक है, ठीक है फ्रेंड्स, एक और चीज़ देख लीजिए। ये जो सन और मल्टीप्लाई 1.44 लिखा गया है, इसे बोला जाता है चंद्रशेखर सीमा। क्या बोला जाता है? चंद्रशेखर सीमा। चंद्रशेखर सीमा, ठीक है। क्यों? क्योंकि एस चंद्रशेखर जी ने ही यह बताया था कि कौन तारे श्वेतवामन बनेंगे और कौन तारे अभिनव तारा बनेंगे। ठीक है, उनके ही नाम पर इसे बोला जाता है चंद्रशेखर सीमा। ठीक है फ्रेंड्स, आई होप आपको सारी चीज़ें अच्छे से समझ में आ गई होंगी। अगर नहीं समझ में आई होंगी तो इस वीडियो को आप एक बार और देख लीजिएगा, आपको सारी चीज़ें अच्छे से समझ में आ जाएंगी। थैंक यू फ्रेंड्स, वॉचिंग फॉर माई वीडियो।